हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज जो है एक नए विषय के साथ, एक नए विचार के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और जो आज हम बात करेंगे, जिस मुद्दे पर बात करेंगे, वो जो है कोई मुद्दा ही नहीं है पहली बात तो। और हम जो है पिछले साल का बीए सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बात करेंगे कि जो इस बार का जो पैटर्न है एग्ज़ाम में वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है और ऑब्जेक्टिव आएगा। तो जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे जो है बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होने वाला है और बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो उससे ही संबंधित कुछ ना कुछ सवाल, उस टॉपिक से ही संबंधित कुछ ना कुछ सवाल जो हम यहाँ पे आज देखेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, तो उसी से ही संबंधित कुछ ना कुछ आएगा एग्ज़ाम में, है ना, रिलेटेड। तो ये है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर बीए सेकंड सेमेस्टर 2023, यानी कि 2023 का जो है ये जो लास्ट ईयर हुआ था, अब 2024 चल रहा है। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो है सोसाइटी इन इंडिया। ये तुम्हारे पेपर का नाम है, किताब का नाम है, जो पेपर तुम्हारे यहाँ सिलेबस में है, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, ठीक है ना, संरचना, संगठन और परिवर्तन। इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे क्या है पेपर। तो इसमें मैंने जो है पेपर डाला हुआ है और उस कोई जो है आज हल करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने पेपर है, तो जो सबसे पहला सवाल है, इसको जूम कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पिछले साल आए हुए सवाल हैं सारे के सारे, एज इट इज़। तो इनमें जो है ये रिपीट भी हो सकते हैं और संभावना तो होती है कि कोई ना कोई सवाल, कुछ ना कुछ सवाल पिछले साल के आ जाएं, फंस जाएं। तो इसी उम्मीद के सहारे हम लोग आज का पेपर हल करते हैं। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोसाइटी एक पुस्तक है जो है मैकाइवर एवं पेज ने लिखी है, ठीक है ना। तो मैकाइवर और पेज जो हैं इसके राइटर हैं। सोसाइटी पुस्तक जो है मैकाइवर पेज के द्वारा लिखी गई है। दूसरा जो सवाल है वो है भूमि ने जाति को एवं मशीन ने वर्गों को जन्म दिया है। ये कथन किसका है, ठीक है ना। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में भी देख सकते हैं इसको, तो आंसर इसमें मिल जाएगा आपको। तो ये जो कोटेशन है ये जो है माइकल यंग की है, ठीक है ना। ये जो है सर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि ये जो बात कही गई है, भूमि ने जाति को एवं मशीनों ने वर्ग को जन्म दिया है, ये माइकल यंग ने कहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा सवाल है उसको हम लोग देखेंगे। तीसरे सवाल में कहा गया है कि एक निश्चित समाज में मुख्य रूप से एक ही पद वाले व्यक्तियों के समूह को सामाजिक वर्ग कहा जाता है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये जो कथन दिया है वो दिया है ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने, ठीक है। ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने जो है इस कथन को दिया है। इसके बाद में चौथा सवाल है किसने ग्रामीण भारत में 3 कृषि वर्ग, यानी कि 3 कृषि वर्ग, मालिक, किसान, ठीक है, और मजदूर दिए हैं। 3 कृषि वर्ग, मालिक, मजदूर और किसान, मालिक, किसान और मजदूर दिए हैं। ये जो है किसी राइटर ने दिए हैं और उस राइटर का नाम है डेनियल थर्नर, ठीक है। ये डेनियल थर्नर ने दिए हैं, तो इसको याद कर लेंगे हम लोग, अच्छे से याद हो जाएगा। और जो अगला सवाल है, पाँचवें नंबर का सवाल है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो नेशनलिज्म पर जो बात करते हैं वो AR देसाई साहब बात करते हैं। तो इनकी ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये जो है AR देसाई साहब की किताब है, ठीक। इसके बाद में आगे देखते हैं।
ये है जैसे कि, तो जो छठा सवाल है वो है जननांकिकीय संक्रमण की किस अवधारणा में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टेज पूछी है इसकी, वो कौन सी स्टेज में जो है जनसंख्या दर सर्वाधिक होती है, तो वो जो है वो सेकंड स्टेज होती है, वो दूसरा जो चरण है उसमें जो है इसका आंसर है। और सातवां जो सवाल है वो है वह सिद्धांत जो जनसंख्या के उस स्तर को बताता है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो सिद्धांत है वो जो है उपयुक्त बात को बताता है, यानी कि जनसंख्या के उस स्तर को बताता है जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। ठीक है ना, तो इसके बाद जो आठवां सवाल है जनसंख्या वृद्धि पर नैसर्गिक अवरोध में शामिल है। नैसर्गिक अवरोध में शामिल क्या है, यानी कि ये जो अकाल, युद्ध, बीमारी, ये सारे के सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी है, वो इसके अंतर्गत सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 9 नंबर वाला जो सवाल है वो है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया, अर्थात किसने दिया अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, है ना, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तो ये जो है एडविन कैनन ने दिया है ना, इसका जो ए आंसर है वही सही है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो अगर हम सेंसस देखेंगे उठा करके 2011 का अकॉर्डिंग टू 2011, तो जो आंसर आएगा वो है 57.18%, है ना। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर है वो कितनी है, वो है 57.18%। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का पूछा है इन्होंने। अब आगे देखते हैं। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है, ये बहुत सरल और ज्यादातर पूछे जाने वाला सवाल है। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा है, मजूमदार एवं मदान ने कहा है। ठीक है, तो बहुत आता है ये सवाल, और उसको जितना चाहे उतना इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। जाति एक बंद वर्ग है, ज्यादातर कंपटीशंस में भी पूछा जाएगा, ज्यादातर आपको जो है ज्यादातर जगहों पे जो है जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें ज्यादातर पूछ लिया जाता है सवाल। कॉमन सा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल भी है। ठीक है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा, मजूमदार और मदान ने। अब इससे अगला सवाल है जाति व्यवस्था किसका एक रूप है। ठीक है, जाति व्यवस्था किसका एक रूप है, तो जो जाति व्यवस्था जो रूप है वो जो है सामाजिक स्तरीकरण का रूप है ना, सामाजिक स्तरीकरण का रूप जो है जाति व्यवस्था है, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद जो सवाल है 13, गांव में पारस्परिक अंतरजातीय संबंधों पर आधारित संबंधों द्वारा संचालित व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था कहलाती है ये कहलाती है जजमानी व्यवस्था, है ना, जो परंपराओं पर आधारित जो व्यवस्था है जो गांव में पाई जाती थी, अब तो नहीं पाई जाती है, अब तो धीरे धीरे समाप्ति हो रही है। तो ये जो व्यवस्था है वो है जजमानी व्यवस्था, यानी कि जजमानी व्यवस्था जो है अंतरजातीय संबंधों पर आधारित व्यवस्था है। ठीक है, अब नंबर 14 है सवाल, हाँ, विवाह स्त्री और पुरुष के पारस्परिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, यह किसका कथन है, तो ये जो कथन है ये वेस्टरमार्क का कथन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि आंसर नंबर सी। तो वेस्टरमार्क ने कहा है विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। ठीक है, तो ये वेस्टरमार्क है, इसको याद कर लेंगे, रट लेंगे। ज्यादातर सवाल कॉमन है जो है एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, जैसे ये भी है, ये भी बहुत आता है सवाल। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये किताब है, पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग याद कर लेंगे, ये भी जो है KM कपाटिया की किताब है ना, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, सब लोग याद कर लेंगे इसको, बहुत अच्छी किताब है और इंपॉर्टेंट किताब है ये। इसके बाद में जो आता है क्वेश्चन नंबर 16, पहले इसको जूम कर लें।
तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक राष्ट्रीय एकता में बाधक है ना, यानी कि कौन से वो घटक हैं या कौन कौन सी वो बातें हैं जो है नेशनल इंटीग्रेशन को जो है रोकती हैं, यानी कि बाधक है उसमें। तो वो तो जातिवाद बड़ा फैक्टर है, सांप्रदायिकता भी बड़ा फैक्टर है, नक्सलवाद भी बड़ा फैक्टर है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स काम करते हैं उसमें, और तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, है ना। सारे के सारे फैक्टर चूंकि उसमें आएंगे, यानी कि राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं सारे के सारे तत्व, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, दंगे लहरों, अभिलेखों और मनोवैज्ञानिक वातावरण के मद्देनजर होते हैं, ठीक है। दंगे लहरों, अभिलेखों और वैज्ञानिक वातावरण के मद्देनजर होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये नया सा है कुछ, है ना, एकदम से, तो इसको ढूंढने में भी थोड़ा समय लगा। तो ये जो है पॉल आर ब्रास का है। राइट आंसर जो है इसका वो जो है सी है बच्चों, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। हाँ, तो इससे जो आगे का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, तो इसमें अगर इसका आंसर देखें तो इसका आंसर जो है सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, इसमें धार्मिक संकीर्णता दिया है, उग्रवादी विचारधारा दिया है, प्रभावी प्रशासन दिया है, आर्थिक एवं सामाजिक विषमता दिया है। तो अगर सांप्रदायिकता के आधार पर देखें हम इसको, तो इसमें जो है अगर नहीं होगा तो वो जो है धार्मिक संकीर्णता, है ना। इसका जो आंसर ए है वो हो जाएगा सांप्रदायिक का कारण, ठीक है। क्योंकि जो धार्मिक संकीर्णता है उसी के द्वारा तो सांप्रदायिकता जो है पनपती है, तो वो तो होगा ही होगा, है ना। इसमें लिखा नहीं है तो बाकी सारे के सारे हो जाएंगे, इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 19वां जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? ठीक है, तो अगर हम देखें छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद होता ही है, उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, तो एकमात्र स्टेट जो है वो है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर जो है नक्सलवाद नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो एक और सवाल है इससे नक्सलवाद से संबंधित, 20वां सवाल, नक्सल शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ? ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ते हैं इसको तो नक्सल शब्द के जो है शुरू में ही आता है ये कि नक्सलवाड़ी गांव है एक, उस नक्सलवाड़ी गांव से जो है नक्सल का जो है जन्म हुआ है, और नक्सलवाड़ी गांव जो है ये पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो ये भी सवाल अच्छा है और आ सकता है इस वाला सवाल भी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो ये जो सवाल है 21, घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, इस सवाल को कई बार हमने क्लास में रिपीट कर करके पूछा है बच्चों से, लेकिन फिर भी बहुतों को याद नहीं है, लेकिन ये सवाल आया देखो पिछले साल। तो 2005 में घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, रट लो इसको, आने वाला है सवाल, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में 22वां सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में वर द्वारा वधु मूल्य का भुगतान किया जाता था? ठीक है ना, तो ये असुर विवाह, जब हम विवाह के 8 टाइप पढ़ा रहे थे, 8 टाइप होते हैं मैरिज के, तो उसमें जो है एक टाइप था असुर विवाह, और उसमें जो है ये प्रकार पाया जाता है, अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 72वें और 73वें संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों में के लिए सीटों का 33% आरक्षण प्रदान किया है, यानी कि किसके लिए किया है 72वें 73वें संविधान संशोधन में? ठीक है, तो वो जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सुविधा 72वें और 73वें संविधान संशोधन में की गई है निकायों में, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 24 है, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो समानता में तेजी लाना थी, ठीक है। तो इसका जो ए आंसर है वो है
समानता में तेजी लाना, ए। अब इससे अगला सवाल क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है महिलाओं में? तो ये है 65.46। देखो उसने उत्तर प्रदेश की भी महिलाओं की साक्षरता दर पूछी है पीछे, है ना, और इसने जो है पूरे भारत की भी पूछी है। तो कोई भी सवाल कहीं से भी किसी भी प्रकार का आ सकता है। तो इसका जो आंसर है वो 65.46%, ठीक है ना, ये है इसका आंसर। आगे देखते हैं। तो जो 26वां सवाल है, भारत में नक्सलवाद एवं माओवाद पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी बहुत आती है किताब, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नक्सलवाद है हमारे चैप्टर, हमारे उसमें नक्सलवाद एवं माओवाद। तो इसके जो राइटर हैं वो है एस नारायण, ठीक है, इसको भी याद कर लेंगे, किताब है चूंकि। अब राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये अगला सवाल है 28वां, सामाजिक गतिशीलता अधिक कठोर होती है, काय में होती है सामाजिक गतिशीलता अधिक कठोर? तो जाति में जो है सामाजिक गतिशीलता अधिक कठोर होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। 29वां सवाल क्या कह रहा है, हमें राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है ना, हमें राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता क्यों है, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन क्यों चाहिए हमें, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो व्हाई डू वी नीड नेशनल इंटीग्रेशन? तो क्यों चाहिए, क्यों है हमें जरूरत? तो किस लिए जरूरत है कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, उससे देश को मजबूत और एकजुटता बनाए रखने की में सहायता मिलती है, हमारी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, चूंकि उपयुक्त सारी की सारी बातें जो हैं सारी ठीक हैं, जो नेशनल इंटीग्रेशन को जो है काम करती हैं, तो वो डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सांप्रदायिकता एक योग है और वह भी संक्रामक है, ये कथन किसका है ना। तो कथन जब आ जाते हैं थोड़ी सी समस्या होती है। तो ये जो कथन है वो है रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, चूंकि ये हिंदी से बिलोंग करते हैं, है ना, राष्ट्र कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इन्होंने जो है संस्कृति के 4 अध्याय बताए, ठीक है ना, संस्कृति के 4 अध्याय में जो है सांप्रदायिकता को जो है इन्होंने बताया है कि यह जो एक रोग है, ठीक है, संक्रामक रोग की तरह जो है इन्होंने इसके बारे में बात की है। जाति के परिप्रेक्ष्य में जो है इन्होंने, ये सांप्रदायिकता एक रोग है, एक जाति के परिप्रेक्ष्य में जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया है। ये भी काफ़ी ढूंढने के बाद जो है इसका आंसर मिला था, है ना। हम लोग सोच रहे कोई समाजशास्त्री होगा, मैकाइवर हो, पार्सन्स हो, अकबर्न हो, लेकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन इसका जो आंसर है वो रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, कोटेशन है कहीं से भी, कोई भी जो एग्जामिनर है वो कुछ भी कहीं से भी रख देता है, ठीक है। ये है 31, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक कौन है? हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स के लेखक हैं के.एम. पडिक्कर। के.एम. पडिक्कर साहब ने जो है ये बुक लिखी है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। अब चूंकि ये इंपॉर्टेंट तो है ही, चूंकि आ गई अब, तो ये तो पढ़ना ही है, याद करना ही है किताबें, है ना। यानी कि साहब इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट वही है जो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है ना। क्लास में बस यही बात होती है, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वही है जो याद नहीं है, और जो याद है वो तो हम कर ही देंगे। तो इसलिए वो चीज़ पढ़ो जो तुम्हें याद नहीं है, ठीक है। 32 वाला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का उपाय नहीं है? तो जब जनसंख्या रोकनी है तो उसमें क्या करना है? नहीं है जो, विवाह की आयु में वृद्धि नहीं, परिवार नियोजन नहीं, स्वास्थ्य मनोरंजन नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है ये, पुत्र का महत्व। पुत्र का महत्व करो तो इससे क्या जनसंख्या रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना।
पुत्र को अगर महत्व देंगे तो नहीं ना। तो बस यही है इसका आंसर, यही है थोड़ा सा ऑड वन। इसके बाद 33 वाला सवाल है, क्या है, निम्नलिखित में किसने जननांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया। देखो बालको, ये भी जो इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी जो है अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, 33 वाला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो आंसर है वो है बी, फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन। ठीक है, और अगर फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन ना हो तो WS थॉमसन भी हो सकता है इसका आंसर। ये दोनों ही राइटर वैसे तो एक साथ ही आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा, तो WS थॉमसन और फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन दोनों की अवधारणा है ये, है ना। जननांकिकीय के संक्रमण का सिद्धांत जो है दोनों ने मिलकर ही दिया है, और अगर एक भी नाम है दोनों में से तो उसी को टिक कर दो। ठीक है, तो WS थॉमसन या फिर फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन, इन दोनों की अवधारणा है। ठीक है, आगे देखते हैं 34वां सवाल, 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की वार्षिक संख्या को क्या कहा जाता है। सवाल समझ के जवाब देना है। प्रति 1000 लोगों पर होने वाली मौतों की वार्षिक जनसंख्या को, वार्षिक संख्या को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भैया शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अब जो आज का आखिरी सवाल है, आज का आखिरी सवाल, क्योंकि इसमें 100 सवाल आते हैं, तो हम जो है 35 सवाल करके 35 करके, और फिर 30 सवाल बचेंगे 30। तो इस प्रकार से जो है हम 3 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, वरना तो लंबा वीडियो हो जाता, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम लोगों को ही होती है, ज़्यादा समय भी नहीं होता, देख भी नहीं पाते हो। तो जो इसका सबसे जो लास्ट वाला सवाल है, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है माल्थस। ठीक है, माल्थस ने पॉपुलेशन पे काम किया है, जनसंख्या के बारे में बहुत लिखा है उन्होंने, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं माल्थस। तो इस प्रकार से जो है हमने 35 सवाल आज किए हैं, और जो 35 सवाल हैं वो अगली वीडियो में आएंगे, और जो उसके बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चंस, वो जो है तीसरी वीडियो में आएंगे। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग इसको याद कर लो, और इसके बाद जो है फिर हम इससे अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर उसमें जो है हम 35 क्वेश्चंस जो अगले हैं आने वाले, यानी कि जो आगे के सवाल हैं 35, उसके साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये लोग करते रहा करो, तुम लोग ये काम करते ही नहीं हो, है ना। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। ठीक है, ओके, थैंक्स।